हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सी राहुल सिंह। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। आप कंप्लीट कोर्स भी हमारा ले सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो अफेयर विद बिजनेस ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। हमारे कोर्स के अंदर आपको कॉम्प्रहेंसिव वे पर तैयारी करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो आप प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको नोट्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, एमसीक्यूज बहुत सारे मिलेंगे आपको, टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे और आपको एग्जाम तक हमारा सपोर्ट मिलेगा। तो आप ऐप डाउनलोड करके एक बार विजिट करें और वहां पर कोर्सेस को देखें। ठीक है, चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वित्तीय प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम जब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली जरूरी है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑनर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो ऑनर है, जो मालिक है, उसकी जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो ज्यादा से ज्यादा हो, ये होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू मिनिमाइज द रिस्क, मैक्सिमाइज द ऑनर्स वेल्थ, मैक्सिमाइज द रिटर्न, रेस प्रॉफिट। देखिए बाकी सब भी ऑब्जेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, बट जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर्स का या ऑनर्स का संपत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़े, यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका, द कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं तो उन लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर बेसिकली अगर कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई दीर्घकालीन निर्णय लेना है, दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, विनियोग निर्णय लेना है, तो उसके लिए वो कैपिटल बजटिंग को यूज करता है। दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे हो गए? जैसे वो एक फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, अब उसके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं कि वो कपड़े की फैक्ट्री लगाए, सीमेंट की फैक्ट्री लगाए, और भी बिजनेस प्रपोजल हो सकते हैं। तो कौन सा डिसीजन ले वो, इसका इसका एनालिसिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसके अंदर किया जाता है? कैपिटल बजटिंग के अंदर किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल बजटिंग हमेशा किससे रिलेटेड होता है? लॉन्ग टर्म डिसीजन से, है ना, दीर्घकालीन निर्णय से रिलेटेड होता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन कैपिटल बजटिंग के अंदर नहीं लिए जाते। शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या होते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा हम कहां से लाएं, तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर इसका एनालिसिस किया जाता है। लेकिन हमें 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो ये हम दीर्घकालीन देख करके चलेंगे ना, 5 साल 10 साल के लिए कि प्रपोजल हम कौन से बिजनेस के अंदर इसको इन्वेस्ट कर दे, कौन सी मशीन खरीदे कि हमें ये पैसे से हमें रिटर्न आए, पॉजिटिव रिटर्न आए। ठीक है, तो एक तो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, और कैपिटल बजटिंग के अंदर हमेशा ज्यादातर ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, बड़े अमाउंट के निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़ इस तरह से। ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये डिसीजन कैपिटल बजटिंग के अंदर नहीं होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर एक तो बड़े डिसीजन होते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो पूंजी बजटिंग किससे संबंधित है? दीर्घकालीन निर्णय। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट नहीं, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सी, पूंजी बजटिंग दीर्घकालीन विनियोग निर्णय से संबंधित होता है। कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश सिक्योरिटी इज नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, नन ऑफ द अबव। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी या परिवर्तनीय आय प्रतिभूति का मतलब होता है
ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी प्रतिभूति जिसके अंदर जो इनकम है उसका कोई भरोसा नहीं है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, कभी कम मिलेगी, कभी ज्यादा मिलेगी। तो देख लीजिए कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी प्रतिभूति के अंदर ये फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल होती है। डिवेंचर, डिवेंचर के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड मिलता है ना। तो ये तो क्या हो गया, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी हो गया। जैसे 5% मिलना है तो 5% आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी कम प्रॉफिट कमाए, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए, या कंपनी लॉस में चली जाए, कुछ भी ना कमाए, फिर भी डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो क्या हो गया, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। प्रेफरेंस शेयर, सेम चीज इसके अंदर भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना ही मिलना है। तो ये क्या हो गया, प्रेफरेंस भी क्या हो गया, एक तरह से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी हो गई। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कंपनी के अल्टीमेट मालिक होते हैं। इक्विटी शेयर का डिविडेंड समता अंशों पर डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सॉरी, एक तो मिलना ही अनसर्टेन होता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दूसरा, अमाउंट भी अनसर्टेन होता है, मतलब कभी थोड़ा मिल सकता है, कभी ज्यादा मिल सकता है। तो इक्विटी शेयर क्या होगा आपका, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी होगा, परिवर्तनीय आय प्रतिभूति होगा, समतान। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट, which of the following is the first step in capital budgeting process? Final approval, screening of the proposal, implementing proposal, identification of investment proposal। ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि कैपिटल बजटिंग के अंदर पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग के अंदर 6 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, प्लानिंग, ठीक है। फिर होता है आपका इवेल्युएशन, फिर होता है आपका सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, इवेल्युएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल और रिव्यू, ठीक है। तो ये स्टेप होते हैं। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हम प्रपोज, आपके सामने कई सारे विकल्प होते हैं। आप मशीन ए खरीदो, ऑटोमेटिक मशीन खरीदो, सेमी ऑटोमेटिक खरीदो, या मैनुअल मशीन खरीदो। आप नई मशीन खरीद रहे हो या सेकंड हैंड मशीन खरीद रहे हो, आप पुरानी मशीन को ही रिपेयर करके चलाओगे या नए खरीदोगे, इस तरह के आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं, ठीक है। या आप ए बिजनेस में लगाओगे, बी बिजनेस में लगाओगे, सी बिजनेस के अंदर लगाओगे, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें कहां पर आती हैं आपके अंदर, प्लानिंग के अंदर। आप सोचते हो, प्लान करते हो, तो प्लान करने के अंदर आप क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। आप पता करते हो कि मेरे पास आखिर विकल्प है क्या क्या। विकल्प पता चल गया तो आप उनको इवेल्युएट करते हो कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा है। इवेल्युएट करने के बाद आपकी बारी आती है सिलेक्ट करने की। उन प्रपोजल में से आप कुछ को सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर काम करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो, इंप्लीमेंटेशन के बाद आप उस पर कंट्रोल रखते हो, और फिर आप रिव्यू करते हैं। रिव्यू के अंदर आप देखते हो कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके रिजल्ट क्या है। तो ये मेन आपके स्टेप होते हैं। तो प्लानिंग के अंदर ही आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग तो लास्ट में आता है, पचमा सॉरी ये चौथा स्टेप है, जिसके अंदर आप प्रपोजल को इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, the term dash refer to the period in which the project will generate the necessary cash flow to recoup the initial investment, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज होता है उस पीरियड के लिए जबकि आपका जो प्रपोजल है वो जो इनिशियली आप पैसा बिजनेस के अंदर डालते हो उसको क्या कर ले, रिकवर कर ले, वो पैसा आपका वापस आ जाए, है ना। कहने का मतलब है 1 लाख रुपए आपने बिजनेस के अंदर लगाया, और ये आपको पता है कि ये 1 लाख रुपए 3 साल के अंदर आपके वापस वापस आ जाएंगे, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख जो आपने लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये 3 साल के अंदर मान लीजिए आपके पास वापस आ रहे हैं, तो इस 3 साल को हम क्या कहते हैं, तो इस 3 साल को बोला जाता है पे बैक पीरियड, ठीक है। क्या बोला जाता है, पे बैक पीरियड। जिस अवधि में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाए उसे हम पे बैक पीरियड कहते हैं, ठीक है।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पे बैक पीरियड। इंटरनल रिटर्न क्या होता है, तो IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो होता है, वो रेट होता है जिस पर कि आपका क्या होता है, जो फ्यूचर कैश फ्लो है उनका डिस्काउंट करो तो आपका वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। यानी कि IRR पे जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है, IRR वो रेट होता है। डिस्काउंटिंग रिटर्न क्या होता है, जिस रेट से आप क्या करते हो, फ्यूचर जो आपके कैश फ्लो है उनकी डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। अकाउंटिंग रिटर्न क्या होता है, तो जो आपका प्रॉफिट अर्न करते हो ना, जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, आपने वो कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CAPM स्टैंड फॉर, ठीक है। सो CAPM का क्या मतलब होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये इसका पूरा नाम है। किस काम में आता है, तो CAPM मॉडल का यूज किया जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, एक्सपेक्टेड रिटर्न का, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। और इस RM माइनस RF को कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस केवल RM माइनस RF को क्या बोलते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक एक चीज बता दूं, वो होता क्या है। RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब होता है जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जो आपको रिटर्न मिले, मतलब ऐसी सिक्योरिटी का रिटर्न जिस पर कोई रिस्क ही नहीं है। तो जनरली ऐसी क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न। बीटा क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। RM का मतलब होता है मार्केट के अंदर रिटर्न क्या चल रहा है, और RF तो मैंने बता ही दिया, रिस्क फ्री रिटर्न। अब RM माइनस RF को क्या बोलते हैं, मार्केट। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जाता है कि RM माइनस RF को बोलते क्या है, तो ये है आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है, बाजार जोखिम प्रीमियम। क्लियर है, तो ये होता है आपका CAPM। फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। द प्रोजेक्ट कैन बी सिलेक्टेड इफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन PI, ठीक है। कैपिटल बजटिंग के अंदर वेरियस टेक्निक होती हैं डिसीजन लेने की, जैसे पे बैक पीरियड, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, इस तरह की टेक्निक होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हम किस तरह से प्रोजेक्ट को चुनते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बेस, पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब भविष्य में जो कैश फ्लो मिलने वाला है, रोकड़ प्रवाह पैसा आने वाला है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर किसी प्रपोजल के अंदर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 है, एक से ज्यादा आ रहा है, तो आप उस प्रपोजल को क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। लेस देन 1 आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर दोगे, और इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, PI इक्वल टू 1 है तो आप एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1%, मतलब ए होगा आपका सही उत्तर, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1,00,000, एनुअल कैश फ्लो ऑफ ₹20,000 फॉर 10 ईयर, इट्स पे बैक पीरियड इज।
पे बैक पीरियड मैंने बताया था क्या होता है, जितने साल के अंदर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाए। 1 लाख आपने लगाया, हर साल 20,000 रुपए लाओगे। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला भी क्या होता है, पे बैक पीरियड होता है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है, 1 लाख, और हर साल आपको 20,000 रुपए मिलने वाला है। तो आप कितने साल में पैसा अपना वापस कर लोगे, 5 साल के अंदर। तो हमारा पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 5 ईयर। सही आंसर क्या होगा आपका, डी। अगला, ABC Limited issues rupees 50,000 8% debenture at a discount of 5%. The tax rate is 50%. The cost of debt capital is, ठीक है, आपको केडी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। क्या होता है कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट या जो भी आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड इनटू 100। ठीक है, अब आप बताओ यहां पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट होगा आपका 50,000 पर 8%, मतलब 4,000 रुपए। और आपको अमाउंट यहाँ पे रिसीव्ड कितना होगा, तो आपको 50,000 पे 5% डिस्काउंट के बाद ही अमाउंट रिसीव होने वाला है, तो 5% डिस्काउंट मतलब 2,500 रुपए। अमाउंट रिसीव्ड होगा 47,500 रुपए। निकाल लो केडी कितना होगा, कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4,000 डिवाइडेड बाई 47500 इंटू 100। 8.42। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो हमेशा किस पर बात करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ डेट की आफ्टर टैक्स बात करते हैं। तो अगर हम केडी आफ्टर टैक्स की बात करें तो टैक्स रेट कितना है, 50%। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं हम, केडी इंटू 1 - टी टैक्स रेट, 8.42 इंटू 1 - 0.5। सो ये हो जाएगा 8.42 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 50%, मतलब 4.21 समथिंग। ठीक है, वैसे भी ये मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मूले के थ्रू बताया, आप ऐसे ही कर सकते हो कि आपका अगर 8.42% है, 50% टैक्स है, तो सीधा आप क्या करोगे, उसका 50% कर दोगे, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, केडी आ जाएगा आफ्टर टैक्स आएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा आफ्टर टैक्स बात करते हैं, क्योंकि जो भी आप डेट पर इंटरेस्ट पे करते हो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, उस पर आफ्टर टैक्स कर देते हैं। तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक केयरफुल डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए फाइनेंस मैनेजर को क्या करना चाहिए, ठीक है, सॉरी, किससे रिलेटेड डिसीजंस केयरफुली लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंसिंग से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे डिसीजन उससे केयरफुली ही लेने चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हो, फाइनेंसिंग हो, या डिविडेंड हो। वैसे भी मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन ही लिए जाते हैं, या यूं समझिए इन्हीं डिसीजंस को मिला करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड। एक्सटर्नल फाइनेंस के एक्सटर्नल सोर्स, बाह्य स्रोतों के अंदर किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो फाइनेंस के 2 सोर्स होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक स्रोत, और बाह्य स्रोत।
बाह्य का मतलब होता है आप बाहर किसी से पैसा मांग करके ला रहे हो, तो बाह्य स्रोत के अंदर आता है बैंक से आप लोन ले रहे हो, बैंक लोन आपका एक्सटर्नल सोर्स हो गया। आप डिवेंचर इशू करके पैसा ला रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स हो गया। आप क्रेडिटर्स से उधार में ले रहे हो, तो एक तरह से वो भी आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बट वो भी क्या है, एक्सटर्नल है। आप बैंक से लिमिट ले रहे हो, ओवरड्राफ्ट ले रहे हो, ये सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इंटरनल क्या होता है, मालिक खुद जेब से पैसा ला रहा है, वो इंटरनल सोर्स हो गया। मतलब शेयर कैपिटल की बात मैं कर रहा हूं, अगर कंपनी की लैंग्वेज में, कंपनी के लिए बात करें तो, और नॉर्मल बात करें तो जो ऑनर्स की कैपिटल हो गई वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दूसरा, जो रिटेन अर्निंग होता है, या कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसे इकट्ठा करती जाती है, उस इकट्ठा प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो रिटेन अर्निंग भी आपका क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्लियर हुआ, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। बाहरी लोगों से लेके आ रहे हैं, लोन ले रहे हैं, डिवेंचर ले रहे हैं, हम बैंक से लिमिट ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, ये सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इंटरनल, मालिक जेब से पैसा ला के डाल रहा है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कंपनी अपने प्रॉफिट इकट्ठा कर रही है, मतलब रिटेन अर्निंग। रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एवं आर्थिक, ये सब क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, हमें क्या देखना था कि कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। सो डिवेंचर आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बाह्य आप वित्तीय स्रोत है। रिटेन अर्निंग आपका इंटरनल है, ओवरड्राफ्ट भी एक्सटर्नल है, लीजिंग भी एक्सटर्नल है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, बी, रिटेन्ड अर्निंग, ये आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्लियर, चलो अगला है आपका, इन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स आर नॉट अवेलेबल। ये तो गलत है, डिविडेंड तो अवेलेबल होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लिमिटेड वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल, हाँ ये सही है आपका। आर नॉट पार्ट ऑफ अ कंपनी शेयर कैपिटल, नहीं शेयर कैपिटल के ही पार्ट होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, ये भी गलत हो गया, है ना। इंटरेस्ट इनको नहीं मिलता, इनको तो डिविडेंड मिलता है। तो आपका प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड सही बात कौन सी है, बी नंबर, लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं। नॉर्मली जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन दो कंडीशंस के अंदर इनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। कंडीशंस कौन कौन सी है, पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जिसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने वाला डिविडेंड डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, तो वहां पर उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। एग्जांपल के लिए, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रोपोर्शन कम कर रही है, ये इक्विटी शेयर होल्डर बाई बैक, सॉरी इक्विटी शेयर्स को बाई बैक कर रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो हित है, इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा, तो वहां पर उनके पास वोटिंग राइट आ जाएगा। एक ये है कि अगर उनका हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है तो उनके पास वोटिंग राइट आएगा। दूसरा, अगर कंपनी ने कंटिन्यूसली 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया है, तो उस केस में भी उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। तो क्लियर हुई बात, कब कब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आएगा, पहला अगर कोई ऐसा निर्णय हो रहा है जहां पर उनके हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं, डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं। दूसरा, अगर कंपनी 2 साल तक कंटिन्यूअसली उनके डिविडेंड पे नहीं करती है, तो उस केस में भी उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है, नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास सीमित मतदान का अधिकार होता है। Which of the following is not an assumption of the capital asset pricing model? कौन सा assumption नहीं है, द कैपिटल मार्केट इज इफिशियंट, ये अजम्पशन है। इन्वेस्टर लेंड और बोरो एट अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये भी अजम्पशन है। इन्वेस्टर डू नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न, इन्वेस्टर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सिंगल टाइम पीरियड। तो देखिए, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। सीएपीएम के अंदर ये अजम्पशन है कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन सेम है। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर यहां पर क्या होगा, सी। अगला, गिवन RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5%, मार्केट रिटर्न 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, वैल्यू ऑफ बीटा इज, हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है। डेटा देख के समझ में आ गया कि सीएपीएम मॉडल का क्वेश्चन है। अब सीएपीएम मॉडल के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है, रख दो जो जो आपके पास है।
एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया 15 इक्वल टू आरएफ कितना है आपका 5% है, प्लस बीटा हमें निकालना है, इंटू आरएम कितना है 10% है, माइनस सॉरी आरएफ कितना है आपका 5% है। परसेंटेज मैंने हटा दिया, तो सबसे अगर आप हटा दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। कर लो ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू बीटा इंटू 10 माइनस 5 यानी 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 इक्वल टू बीटा इंटू 5, सो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/5 इक्वल टू 2। क्लियर है, तो आपका बीटा कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी हैज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर इक्विटी इज 70% ऑफ टोटल डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, एक कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर जो पैसा लॉन्ग टर्म पैसा लगा हुआ है उसके अंदर इक्विटी का पोर्शन कितना है, प्रेफरेंस शेयर का पोर्शन कितना है, और डिवेंचर्स का पोर्शन कितना है, लोन का पोर्शन कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, 70% क्या है, इक्विटी है। अब इतना ही पढ़ के आप समझ जाओगे 70% इक्विटी है तो डेट कितना होगा 30%, क्योंकि डेट और इक्विटी का 70% इक्विटी है, तो 30% क्या होगा आपका डेट का पोर्शन होगा। इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%, ठीक है, के कितना है 10% है, एंड ग्रॉस लोन इंटरेस्ट इज 5%, ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट कितना है 5%, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट केडी कितना है 5% है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज पेड एट 30%, ठीक है, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स 30% लग रहा है। व्हाट इज द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, ठीक है, निकाल लेंगे सिंपली। क्या कैसे हम निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिस सोर्स का जितना प्रोपोर्शन होता है उसका हम उसकी कॉस्ट पर वेट दे देते हैं। जैसे इक्विटी 10% है, उसका वेट कितना हो जाएगा 70%, डेट 30% है तो कॉस्ट ऑफ डेट का हम कितना दे देंगे वेट 30% दे देंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट में एक चीज देखना रहता है, जब भी आपको कॉर्पोरेट टैक्स दिया हो तो हमेशा जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो आफ्टर टैक्स लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो केडी को हम आफ्टर टैक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5% इंटू 1 माइनस टैक्स होगा, 1 माइनस टैक्स, तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5% इंटू 1 माइनस 0.3 मतलब 0.70, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3.5%। तो हमारे काम का जो केडी है वो कितना है 3.5% है। अब एग्जाम के अंदर आप ऐसी गलती नहीं करोगे, आप कहीं 5% से अगर निकाल दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको हमेशा इसको आफ्टर टैक्स करना है। अब आफ्टर टैक्स करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा ओह ये 30% है मतलब 0.7 हमारा बचेगा आफ्टर टैक्स के लिए, 5% का आप 0.7 कर दोगे, 5 7 या 35 मतलब 3.5% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके दिमाग में ही निकल जाएगा 1 सेकंड में। अब दे दो वेट, आपके पास दोनों कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है और कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 3.5% है, वेट दे दो, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी 10% इंटू इसका वेट कितना होगा 0.7 0.7 प्लस 3.5%, इसका वेट कितना होगा 30, निकाल लो, ये हो जाएगा 7% और ये हो जाएगा आपका 1.05, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 8.05%, ये हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही आंसर आपका क्या होगा ए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, what is the overall weighted average cost of capital when the firm has rupees 40 crore in long term debt, ठीक है 40 करोड़ के डेट है,
₹8 करोड़ इन प्रिफर्ड स्टॉक, मतलब प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 8 करोड़ के हैं, एंड 32 करोड़ इन इक्विटी शेयर, और समतांशधारी कितने हैं के हैं, 32 करोड़ के हैं। द प्रॉफिट द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्रेफर्ड स्टॉक एंड इक्विटी कैपिटल आर 8%, 9%, 50% रिस्पेक्टिवली। मतलब केडी कितना है, 8%, प्रेफरेंस शेयर मतलब केपी कितना है आपका 9%, और केई कितना है आपका 15%। ठीक है, आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट का क्या निकालो, वेट निकालो कि किसके पास कितना वेट है। तो टोटल कैपिटल यहां पर कितनी हो रही है, टोटल कैपिटल कितनी हो रही है, 40 करोड़, 8 करोड़ और 32 करोड़, है ना। तो ये मैं इस आप वन डे एग्जाम्स के अंदर आप ये बस दिमाग में आपके कैलकुलेट हो जाएगा। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं कि जिससे कि आप बाद में भी इस वीडियो को देखें, या आपके पास इसके चूंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको अफेयर विद बिजनेस का जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा। तो अगर आपके बाद में कोई रिवाइज करो तो आपके पास लिखा हुआ मिल जाए, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 8 CR प्लस 32 CR, टोटल कितना हो जाएगा, ये 80 करोड़। अब वेट दे दो, डेट का वेट कितना हो जाएगा, 40 करोड़ डिवाइडेड बाई 80, 50%। प्रेफरेंस का कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 80, तो ये 10%। इक्विटी का मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा, 50 इसका, 10 इसका, 60, तो बचा 40%, फिर भी निकाल लो, बाकी आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि 40% है। अब हमें वेट पता चल गया, डेट का 50%, प्रेफर्ड का कितना है, प्रेफरेंस शेयर का 10% और इक्विटी का 40% है। अब निकाल लो बस, आपको बाकी पता ही है। केडी आफ्टर टैक्स निकालना है, यहां पर निकाल देता हूं। केडी आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे, सिंपल है, 8% है इंटू 1 माइनस टैक्स यानी 0.5 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4% आएगा। अब ये भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही दिख जाएगा। 8% है, 50% टैक्स मतलब आधा होगा क्या इसका, केडी आफ्टर टैक्स। ठीक है, सो आपका 4%, 9% एंड 15%। अब निकाल लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम के ओ से डिनोट करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 4% इंटू 0.5 प्लस 9% इंटू 0.1 प्लस 15% इंटू 0.40, निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 2% प्लस 9% का 10 मतलब 0.9% प्लस 15 4 जा 6 मतलब 6%, टोटल कितना हो जाएगा, 8.9%। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही आंसर क्या होगा आपका, डी। ठीक है, चलिए अगला। अब फर्म ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्म का जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सिंपल सा है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के जीरो सबसे मिनिमम हो, कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर या बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। So is the debt equity ratio that result in the minimum possible weighted average cost of capital? बिल्कुल, ऐसा डेट कैपिटल का संतुलन जहां पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 40 60 50% जैसा कुछ नहीं है केवल, और ये लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिनिमम हो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिनिमम है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिनिमम हो। क्लियर है, चलिए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, कंसिडर द बिलो मेंशन स्टेटमेंट। A company is considered to be overcapitalized when its actual capitalization is lower than the proper capitalization as warranted by ये इसी की लाइन है, द अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा है, बोथ ओवर कैपिटलाइजेशन
and under capitalization are detrimental to the interest of the society. ट्रू और फॉल्स पता करना है। तो देखो, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, पहली बात तो दोनों ही सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, मतलब दोनों ही बातें सोसाइटी के लिए सही नहीं है। अब बात आती है ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि कंपनी की कमाने की क्षमता से ज्यादा उस पर पूंजी लगा देना। भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। आप कंपनी की इतनी क्षमता है कि वो 50,000 की एसेट के बराबर ही काम कर सकती है, लेकिन आप उसके अंदर अगर 1 लाख पैसा डाल दे रहे हो तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा, ओवर कैपिटलाइज होगा। उससे आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी अपने ऑप्टिमम ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये होता है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन। इसके अपोजिट होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन रहता है कि क्षमता के बराबर कंपनी के पास पूंजी ही नहीं है। कंपनी की क्षमता है कि वो 1 करोड़ की एसेट पर काम कर सकती है। ठीक है, कंपनी के पास इतने रिसोर्स है, कंपनी का मार्केट इतना है, लेकिन कंपनी के पास 60 लाख ही पूंजी है, तो 40 लाख क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन है। ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी की क्षमता से ज्यादा पैसा आ जाए, और अंडर कैपिटलाइजेशन की कंपनी के पास क्षमता से कम पैसा हो जाए। ठीक है, सो a company is considered to be overcapitalized when its actual capitalization is lower than proper capitalization। नहीं, अगर आपका actual capitalization लोअर है तो उसको हम अंडर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब एक्चुअल से ज्यादा आपकी कैपिटलाइजेशन है। तो आपका पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला आपका सही है, तो ये का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ क्रिटिकल अजम्पशन ऑफ द नेट ऑपरेटिंग इनकम, एनओआई का अजम्पशन क्या है। सो द डेट एंड इक्विटी लेवल रिमेन अनचेंज्ड। नहीं, ये बदल सकते हैं। द डिविडेंड इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, इसका अजम्पशन नहीं है। दैट कियो रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन लीवरेज, बिल्कुल ये इसका अजम्पशन है। द इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। बेसिकली नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर ये मान के चला जाता है कि आप डेट या इक्विटी के अंदर कुछ भी चेंज करो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज नहीं होगी। किस तरह से, इनका ये मानना है कि मान लो कंपनी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ा रही है, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ा रही है, सस्ते में उसको लोन मिल रहा है। मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15% और कॉस्ट ऑफ डेट है 7%। अब आप बोलोगे कि नॉर्मली अगर सर मैं डेट का पोर्शन कंपनी के अंदर बढ़ाता जाऊं तो 7% वाली चीज अगर ज्यादा होगी तो ओवरऑल कंपनी का क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम होनी चाहिए। बट ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक अजम्पशन काम करता है कि जैसे जैसे आप डेट का पोर्शन बढ़ाते जाओगे तो कंपनी का रिस्क बढ़ेगा, कंपनी का रिस्क बढ़ेगा तो कंपनी का केई भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो यहां से तो ठीक है, आप डेट ला करके आप एक तरफ से अपनी कॉस्ट कम कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि आपका रिस्क बढ़ रहा है तो आपका केई बढ़ता जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, केओ आपका बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो केओ के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम का एक अजम्पशन है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी। अगला, रेशियो ऑफ नेट सेल टू नेट वर्किंग कैपिटल। नेट सेल के कंपैरिजन में कोई भी रेशियो हो तो उसको हम टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है भाई, नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा, या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप बोल सकते हो। सही आंसर क्या होगा आपका, डी। ठीक है, अगला, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय डेट इक्विटी रेशियो। सिंपल सा है, आपका सही आंसर क्या होगा, ए। डेट इक्विटी रेशियो से आपको क्या पता चलता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता चलती है। करंट रेशियो से क्या पता चलता है, लिक्विडिटी पता चलती है, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आप बोल सकते हो। लिक्विडिटी पता चलती है कि आप कंपनी जो है अपनी जो अल्पकालीन देयताएं हैं, अल्पकालीन लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम है या नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो से पता चलता है कंपनी मेन बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, ये आपको ऑपरेटिंग रेशियो से पता चलता है। नेट प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इससे आपको कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है इस बात का पता चलता है। ठीक है, शुद्ध लाभ अनुपात से। क्लियर है, चलिए। तो ऋण इक्विटी अनुपात आपका क्या है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता को बताता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट। सो आपका क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, क्विक एसेट इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, यानी स्टॉक माइनस प्रीपेड
एक्सपेंसेस, ये दो आपका करंट एसेट से हटा देते हो। तो क्विक एसेट का पार्ट कौन कौन सा नहीं है? एक तो इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो देख लो, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट पार्ट है, रिसीवेबल भी पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बिल्कुल क्विक एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपका क्विक एसेट नहीं है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अगला, a company has average account receivable of rupees 10 lakh, the annual credit sale of rupees 60 lakhs, the average collection period, सिंपल सा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड एसीपी में लिख रहा हूं शॉर्ट में, क्या होता है? डेटर, या समझो एवरेज डेटर, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इंटू 365, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 365, 6। 60.8 आपका क्या हो जाएगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि नॉर्मली कितने दिन के अंदर आपका उधार हुआ माल का पैसा वापस आ जाएगा, कितने दिन के अंदर उधारी वापस आ रही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 6.8, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, अ कैपिटल बजटिंग, a capital budgeting technique which does not require the computation of cost of capital for decision making purpose is, कैपिटल बजटिंग की कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती? मतलब हमें डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आप डिस्काउंटिंग करते हो, आईआरआर के अंदर भी करते हो, मॉडिफाइड आईआरआर के भी करते हैं, पे बैक पीरियड के अंदर हमको डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, पे बैक पीरियड में आप कुछ भी डिस्काउंटिंग नहीं करते हो। ठीक है, अगला, two alternative proposals are such that the acceptance of one shall exclude the possibility of the acceptance of another, then such decision making will lead to। देखो, कैपिटल बजटिंग के अंदर जो प्रपोजल होते हैं उनको आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हो, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब होता है दो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें अगर आप एक को चुन रहे हो तो दूसरे को चुन नहीं सकते हो, है ना? एक के पास चले गए तो दूसरे के पास नहीं जा सकते हो। इस टाइप के प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बोलते हैं। आप ऐसे एग्जांपल में समझो, आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। अब प्रोजेक्ट ए में आपको मान लीजिए है कि आप 80 करोड़ रुपए से कम में स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और प्रोजेक्ट बी है मान लीजिए कि आप 50 करोड़ से कम में स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपने प्रोजेक्ट ए स्टार्ट कर दिया तो आपके पास बचेंगे 20 करोड़। 20 करोड़ में प्रोजेक्ट बी शुरू नहीं हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हो गए, कि आपने एक को पकड़ा तो दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। ये है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो, तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज। कुछ और भी मैं आपकी प्रैक्टिस सेशंस करवाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। हमारे ऐप के अंदर आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।